गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो परिकल्पना या हाइपोथेसिस। क्या होती है परिकल्पना? नाम से ही स्पष्ट है, कल्पना या चिंतन। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, चाहे वो जिस संदर्भ में हो, कोई भी विषय वस्तु, तो पहले से ही हम उसके ऊपर एक चिंतन करने लगते हैं कि इस कार्य को हमको कैसे करना है। ठीक है, तो परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पूर्व चिंतन। जो किसी कार्य को करने के पहले, किसी शोध को करने के पहले, किसी समस्या के समाधान के पहले जो चिंतन किया जाता है वो होती है परिकल्पना या हाइपोथेसिस। समझ में आया? मतलब पूर्व चिंतन किसी भी कार्य को करने के पहले जो हम एक अपने माइंड में उसका एक पूरा प्रोफार्मा बना लेते हैं कि इस कार्य को का कैसे जन्म हुआ, इस कार्य को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, कैसे, वह पूर्व चिंतन जो होता है वो होती है हमारी हाइपोथेसिस, मतलब पूर्व अनुमान। ये भी देखिए, पूर्व अनुमान, इसमें हम पहले से ही सारा अनुमान लगा लेते हैं। धनात्मक ऋणात्मक परिणाम कैसे आएंगे, पूर्व अनुमान हम इसमें लगा लेते हैं। अनुमानित प्रस्ताव इसमें हम रख लेते हैं कि हमको क्या क्या प्रस्ताव चाहिए, अनुमानित प्रस्ताव इसमें हम रख देते हैं कि क्या चीज हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, किस विषय वस्तु के आधार पर कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये क्या है? परिकल्पना एक चिंतन है जो किसी भी समस्या के समाधान हेतु या किसी भी कार्य को करने हेतु या कोई भी हमारे सामने जो भी विषय वस्तु है उसकी जो है उस पर जब हम आगे कार्य करते हैं उसके लिए जो हम एक अनुमानित प्रोफार्मा तैयार करते हैं वो होती है हमारी परिकल्पना। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए, वास्तविक अध्ययन आरंभ करने के पूर्व, ऐसे देख लीजिए, वास्तविक अध्ययन आरंभ करने के पूर्व अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुमान लगाना जिसका अध्ययन के बाद परिणाम प्राप्त होता है वो परिकल्पना कहलाती है। वास्तविक जब हम किसी पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, किसी समस्या की खोज कर रहे हैं कि ये समस्या उत्पन्न कहाँ हुई, इसकी जड़ कहाँ है, ये समाप्त कैसे हो सकती है, कोई भी ऐसी विषय वस्तु, तो उस अध्ययन को आरंभ करने के पूर्व हम माइंड में, ठीक है, जो अनुसंधान करता है, मान लीजिए आप हैं, कर्ता द्वारा अनुमान लगाना कि हम अनुमान लगा लेते हैं कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं और इस आधार पर इसको कर सकते हैं, जिसका हम अध्ययन करें और अध्ययन के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वह हमारी परिकल्पना कहलाती है। समझ में आया? ये है आपकी परिकल्पना। अब इसके लिए देखिए, हम परिभाषाएं बहुत दी गई हैं लेकिन हम एक ही दो परिभाषा आपको बताएंगे। कर्मलिंकर महोदय ने इसके लिए बताया, परिकल्पना वह कल्पनात्मक कथन है जो दो या दो से अधिक चरों के संबंध में होता है। पहली बात, परिकल्पना बनाने के लिए दो चर का होना, दो वेरिएबल का होना जरूरी है। परिकल्पना वह कल्पनात्मक, इसमें हमको कल्पना करनी है, सोचना है, क्या है? पूर्व चिंतन है। इसमें ये चीज हमको सोचनी है कि ये चीज कैसे होगी और किस आधार पर होगी, क्यों हुई, हम पहले से ही पूर्व अनुमान लगा लेते हैं जो दो या दो से, ठीक है, चरों के बीच संबंध में होता है। अब नेक्स्ट देखिए, मैं गूगल के अनुसार परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षणीय कथन है। यहाँ भी दो वेरिएबल, दो या दो से अधिक, किसी भी परिकल्पना के लिए दो या दो से अधिक वेरिएबल का होना जरूरी ही है। एक परीक्षणीय कि इस पर हम रिसर्च करते हैं, उस पर हम सोचते हैं कि इस चीज को हम कर सकते हैं, तो वह क्या है? हमारी परिकल्पना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो परिकल्पना क्या है? ये व्यक्ति के दिमाग की, हमारे माइंड की एक उपज है जो हम कोई शोध या रिसर्च करने के पहले हम इसका पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि इसको हमको कैसे करना है, किस आधार पर करना है, और यही हमारी परिकल्पना कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। जैसे यह वास्तविक, आप नोट भी कर ले सकते हैं, अध्ययन, जो हम वास्तविक अध्ययन या शोध कर रहे हैं के पूर्व की जाती है, वास्तविक अध्ययन के पूर्व। ठीक है, परिकल्पना कब, किस आधार पर की जाती है? वास्तविक अध्ययन के पूर्व की जाती है। इसमें दैनिक जीवन, जो आपका दैनिक जीवन है उस पर हम उसका पूर्ण अध्ययन करते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन किस तरह का क्रियाकलाप है, कैसे हम कर सकते हैं, दैनिक जीवन का पूर्ण अध्ययन।
अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। आई थिंक बोर्ड आप समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, इसमें क्या है, परिकल्पना। आज यदि परिकल्पना का रिजल्ट आपका धनात्मक होता है, धनात्मक रिजल्ट होने पर, धनात्मक रिजल्ट होने पर, धनात्मक परिकल्पना धनात्मक होने पर स्वीकृत की जाती है, मतलब स्वीकृत हो जाती है, उसको आप आगे शोध कर सकते हैं, आप उस पर कार्य कर सकते हैं, उसका एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और ऋणात्मक होने पर, अगर उसका रिजल्ट या उस पर जो आपने तर्क दिए वो सही नहीं हुआ होने पर अस्वीकृत कर दी जाती है, ठीक है। ये इसके कुछ मोटे मोटे से पॉइंट हैं जो मैंने आपको बता दिया। स्थायी या अस्थायी होती है, स्थायी, स्थायी परिकल्पना जो सही है, जो समस्या के आधार पर है, जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो अस्थायी है। लेकिन ऐसी परिकल्पना जिसके तर्क गलत है, निर्णय गलत है, वो परिकल्पना आपकी अस्थायी होगी। देखिए, थोड़ा सा गहनता से समझने वाला टॉपिक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। परिकल्पना या हाइपोथेसिस क्या है? पूर्व चिंतन। कोई भी शोध प्रक्रिया करने के पूर्व या किसी भी समस्या के समाधान करने के पूर्व जो हम चिंतन करते हैं, जिस पर हम विचार करते हैं, वो आपकी हाइपोथेसिस होती है। देखिए, इस वास्तविक अध्ययन इसका क्या है, वास्तविक अर्थ इसका क्या है कि कोई भी अध्ययन आरंभ करने के पूर्व जो अनुसंधान करता होता है या जो व्यक्ति होता है, उसके द्वारा जो एक अनुमान लगाया जाता है और जिसका रिजल्ट प्राप्त किया जाता है, वह आपकी परिकल्पना या हाइपोथेसिस होती है, जिसके लिए कर्लिंगर और मैकगूगल महोदय ने कहा कि यह कल्पनात्मक कथन है जो हमारे विचार में है, ठीक है, जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक वेरिएबल या चरों का होना जरूरी है, ठीक है, और इनके बीच जो संबंध निकल कर आता है वही हमारी परिकल्पना है। ये क्या है? ये वास्तविक अध्ययन के पूर्व शुरू की जाती है दैनिक जीवन में। इसके लिए हमको पूर्ण अध्ययन की आवश्यकता है। यह स्वीकृत भी हो सकती है परिकल्पना और अस्वीकृत भी हो सकती है, ठीक है। हाइपोथेसिस जो है वो आपकी स्वीकार भी की जा सकती है और अस्वीकार भी की जा सकती है। स्वीकार करने की दशा में ये आगे बढ़ेगी और स्थायी रहेगी, और अन्य दशा में यह अस्थायी हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आपने देखा हाइपोथेसिस क्या होता है, मतलब पूर्व अनुमान, ठीक। किसी भी कार्य को करने या समस्या के पहले, जो रिसर्च के पहले जो हम पूर्व अनुमान लगाते हैं, वो होता है आपका हाइपोथेसिस, ठीक। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, 2-4 विशेषताओं पर अभी हम करेंगे डिस्कस। पहला, अनुमानात्मक कथन। अनुमानात्मक, इसमें आपको अनुमान लगाना है। जब तक आप अनुमान नहीं लगाएंगे कोई भी हाइपोथेसिस आप कर नहीं सकते। अनुमान लगाना, जैसे किसी का लीवर डैमेज होता है या कोई कैंसर से पीड़ित हो जाता है, तो सबसे पहले लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल लेता था या धूम्रपान करता था। एक अनुमान लगाना कि धूम्रपान करने से कैंसर होता है, एक अनुमान लगाना कि अल्कोहल लेने या शराब पीने से लीवर डैमेज होता है, ठीक है। अब उसमें सत्यता कितनी है ये हमारे रिसर्च पर निकल कर आगे आएगी। तो ये अनुमानात्मक कथन होता है। सकारात्मक कथन, जो शब्दों का प्रयोग किया जाए किसी भी परिकल्पना के लिए, उसमें जो कथन हो वो सकारात्मक हो, मतलब रिजल्ट की दृष्टि से सकारात्मक हो, जिस पर शोध या खोज किया जा सके। समस्या से संबंध, अब जैसे मैंने यहाँ कहा कि जो धूम्रपान करता है वो कैंसर से पीड़ित हो सकता है, या जो अल्कोहल या शराब पी रहा है उसका लीवर डैमेज हो सकता है, या कोई भी ऐसा कि इस कारण से, जैसे अभी एक आप कर दीजिए कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, ईश्वरीय देन है, ठीक। तो यहाँ इस जो समस्या निकल कर आ रही, महंगाई या बीमारी, उससे संबंधित हाइपोथेसिस का हमको निर्माण करना है। ऐसा नहीं कि हमको चाहे जो भी चीज है वो चीज हमको नहीं करनी है, हमको इस समस्या से संबंधित ही हाइपोथेसिस का निर्माण करना है। अल्पव्ययी, ऐसी हाइपोथेसिस करनी है जिसमें व्यय कम लगे। ऐसा नहीं कि व्यय बहुत ज्यादा लग रहा है, मितव्ययी होनी चाहिए इसको, तो व्यक्ति उसको करना ही छोड़ देता है, उस पर आगे कार्य करना ही नहीं चाहता, तो ये अल्पव्ययी होनी चाहिए। तार्किक सरलता, तार्किक सरलता क्या होती है? जब समस्या, जो समस्या सामने है, उसी समस्या पे उसका रिजल्ट निकल कर आ रहा है आपके तर्कों के आधार पर, ठीक है, उसमें जो संबंध दिखाई देते हैं उसमें एकता के संबंध होते हैं, इसी को तार्किक सरलता कहते हैं। अभी जैसे मैंने एक कथन बताया कि इस कारण, जैसे हम कोई कथन कहें और वह कथन सही ना हो, अकल्पनीय हो, कोई भी चीज, जैसे
कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हमारी किस्मत में होगा तो मुझको नौकरी मिल जाएगी, ये अकल्पनीय कथन है जिसमें कोई सत्यता नहीं है। तो तार्किक सरलता इसी चीज को दिखाती है कि जो विश्वसनीय है, ये क्या ये विश्वसनीय है? नहीं, अविश्वसनीय कथन है। अरे हम पढ़ेंगे नहीं, हम लिखेंगे नहीं, हम कोई कर्म को नहीं करेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, तो हमको किस आधार पर नौकरी मिल जाएगी या हम किस आधार पर कोई चीज करेंगे? तो यह क्या है? यह एक अकल्पनीय कथन है जो अविश्वसनीय है, कि जिसमें व्यक्ति इस चीज के लिए कार्य नहीं कर रहा, बस वो कह रहा है कि हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। ऐसा लोग कहते हैं ना, भाग्य में होगा तो मिलेगा। ठीक, तो ये चीज जो है, भाग्य जो ये चीजें हैं, यह चीज जो है अकल्पनीय है, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तभी उस कार्य का रिजल्ट हमको दिखाई देता है, और यह कोई वैज्ञानिक विधि भी नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए वैज्ञानिकता का होना जरूरी है, अब क्योंकि इसके तर्क में सत्यता नहीं दिख रही है। अगर हम ये देखे करें कि हम कर्म करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, तो वह आपकी एक तार्किक एक आपका तार्किक सत्य है, और वहां पर वैज्ञानिकता मिल रही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम कुछ करेंगे ही नहीं और हमको रिजल्ट मिलेगा, तो वह अकल्पनीय एक कथन है। ठीक है, अब क्या है परीक्षणीय? देखिए, परिकल्पना या हाइपोथेसिस क्या है? जिस पर हमको शोध करना है, रिसर्च करना है, समस्याओं को देखना है, तो जब तक हम इसका परीक्षण या प्रैक्टिकल नहीं करते, इस पर वर्क नहीं करते, ये परिकल्पना या हाइपोथेसिस हमारी आगे नहीं बढ़ती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। विशेषताओं में आप आगे आ जाइए। स्वीकृति या अस्वीकृति के अधीन। देखिए, परिकल्पना इस आधार पर बनानी चाहिए कि स्वीकृति होगी या अस्वीकृति। जैसे रिजल्ट सार्थक निकलते हैं तो परिकल्पना अध्ययन के परिणाम स्वरूप हाइपोथेसिस के जो रिजल्ट है, जो आपने पूर्व अनुमान लगाया था, ठीक है, पूर्व अनुमान लगाया था, अगर वो सार्थक निकलते हैं, सही निकलते हैं, तो परिकल्पना स्वीकृति होगी, अन्यथा वह अस्वीकृति हो जाएगी। तो यह परिकल्पना क्या है? इन दोनों माध्यमों के मध्य होती है। ये रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि यह स्वीकृति है या अस्वीकृति है। ओके, अब परिकल्पना परमाणुय होनी चाहिए, मतलब जो दोनों चर हैं उसके बीच में मात्रात्मक संबंध जो है वेरिएबल के बीच में, वह इसमें सही आधार पर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया, नहीं, ये परिमाणीय होनी चाहिए, मतलब मात्रात्मक रूप से जो इसमें जांचें होनी है या जो आपने इसमें लिखा है या जो पूर्वानुमान लगाया है वो सत्य होना चाहिए। दूसरी, फिर नेक्स्ट 8वें में आइए, दूसरी परिकल्पनाओं से संबंध। देखिए, कोई भी कार्य हमारे सामने कैसे, कोई भी चीज हम कैसे करते हैं, जब हम पूर्व में उसको देख लेते हैं, तो हमने पूर्व में कोई चीज ऐसे देखी, कोई समस्या थी या कोई विषय वस्तु था या कोई टॉपिक था जिस पर हमको शोध करना है, अनुसंधानकर्ता को खोज करना है, समाज की ही किसी विषय वस्तु पर करना है, समाज की विषय किसी समस्याओं पर करना है, जैसे बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, तो उस समस्या पर अगर कर रहा है तो उसमें क्या करना है, उसमें देखना है कि इसके पहले जो परिकल्पना बनी है उससे उसका संबंध स्थापित करना है। तो इसमें ये देखना कि इसके पहले की जो परिकल्पना आपने की है उसमें कैसा संबंध है, उसके आधार पर आप जो हाइपोथेसिस बनाते हैं वह एक दूसरे से इसके संबंध को बताती है। अधिक परिणाम, एक से अधिक रिजल्ट, किसी भी कार्य का एक ही रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए। जब एक से अधिक रिजल्ट होता है तो उसमें क्या है, कहीं पर आपको गलत लग रहा है तो आप दूसरी दिशा में जाते हैं और दिशा में जाते हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो एक से अधिक रिजल्ट इसमें दिखाई देने चाहिए। भविष्यवाणी, पूर्व अनुमान, किसी भी चीज का पूर्व अनुमान लगाना क्या होता है, भविष्यवाणी होती है। तो यह भविष्यवाणी करती है, जैसे हमने पहले ही बताया कि धूम्रपान करने से कैंसर होता है, ये कैंसर से इसका संबंध क्या है, धूम्रपान से, ये भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी करती है। जैसे हमने पूर्व में अनुमान लगाया, पूर्व अनुमान क्या कहता है, पूर्व अनुमान भविष्यवाणी को ही बताता है। पूर्व अनुमान ये कहता है ये चीज हो सकती है, ऐसा संभव है, तो वो भविष्यवाणी है। जैसे एक भविष्यवाणी की गई कि धूम्रपान या ऐसा कुछ देने से लीवर खराब हो सकता है, अल्कोहल से लीवर खराब हो सकता है, धूम्रपान से कैंसर होता है, ये एक भविष्यवाणी है, एक अनुमान लगाया गया। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो उसके शोध से, उसके रिसर्च से जाकर पता करता है। तो यह एक पूर्व अनुमान करता है, एक भविष्यवाणी करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है,
ये अनुमान पर आधारित है, ये भविष्यवाणी पर आधारित है, ये चरों पर आधारित है। बिना चर के आपके कभी भी परिकल्पना का निर्माण हो ही नहीं सकता। दो या दो से अधिक वेरिएबल का होना जरूरी है। कोई आप उसके लिए कोई सामग्री होनी जरूरी है जिस विषय वस्तु पर आप परिकल्पना बना रहे हैं, चाहे वो आपके समाज से रिलेटेड है, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड है, चाहे किसी समस्या से, चाहे औद्योगिक संस्थान से, चाहे भौतिक, चाहे रासायनिक, चाहे सामाजिक, किसी भी फील्ड से वो हो सकती है जिस पर आप परिकल्पना का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कुछ कुछ परिकल्पनाएं ऐसी हैं या कुछ कुछ शोध ऐसे हैं जो हो गए जिसको कोई नहीं बदल पाया। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, उन्होंने एक अनुमान लगाया था कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है, फिर उन्होंने उस पर कार्य किया और गुरुत्वाकर्षण का नियम निकाला। लेकिन वहां जो उनकी भविष्यवाणी थी या जो उनका पूर्व अनुमान था, जब उन्होंने उस पर कार्य किया तो वह उनका सफल रहा और आज हर जगह वो सर्वमान्य है। तो यही है अच्छी परिकल्पना कि जिसका कोई पूर्व अनुमान लगाता है, फिर उस पर शोध होता है, उस पर क्रियान्वयन होता है और उसके बाद एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई है। क्या है आपका हाइपोथेसिस, क्या है? किसी भी शोध को करने के पूर्व या किसी भी समस्या के समाधान हेतु या किसी पर जो कार्य क्रियाकलाप करने के पूर्व जो हम एक कथन, एक पूर्व अनुमान लगा लेते हैं कि पूर्व कथन अपने मस्तिष्क में कि ये चीज ऐसे हो सकती है, ऐसा क्यों हुआ, वो उससे जो निर्मित होती है वो आपकी परिकल्पना होती है। और यह शोध के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके हाइपोथेसिस नहीं है तो आपके उसमें कभी शोध आपका जो है वो सक्सेस हो ही नहीं सकता। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं शोध के प्रकार। अब आप आगे आ जाइए, अब परिकल्पना के प्रकार। हाइपोथेसिस के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। सर्वजनीय क्या होता है? नाम से सर्वजनीय परिकल्पना। सर्वजनीय परिकल्पना क्या होता है? सर्वजनीय परिकल्पना देखिए, पहली है मैकगुगन के अनुसार सर्वजनीय परिकल्पना अस्तित्व परक परिकल्पना और सीमित परिकल्पना। सर्वजनीय परिकल्पना, अस्तित्व परक परिकल्पना और सीमित परिकल्पना। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ये क्या है? जो सबके लिए एक समान हो, किसी भी स्थान, किसी भी इकाई जहां पर की जा रही हो उसका रिजल्ट सबके लिए एक समान हो। जैसे अभी मैंने ये जो परिकल्पना है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिखाई देती है। अभी मैंने न्यूटन जी का नाम लिया था, जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने पढ़ा, वह इसी के अंतर्गत आती है। इसके रिजल्ट सबके लिए कोई चीज हम ऊपर फेंकेंगे तो नीचे ही आनी है। ठीक है, तो ये क्या है? सर्वजनीय, अर्थात सबके लिए इसका रिजल्ट एक समान। फिर दूसरा है अस्तित्व परक। इसमें कोई एक इकाई होती है, उसका हम अध्ययन करते हैं और उसका एक निश्चित परिणाम प्राप्त करते हैं। इसको कहते हैं अस्तित्व परक परिकल्पना। और यह क्या है? सीमित है। मतलब सीमित क्या है? प्रत्यक्ष है, प्रमाणीय है। ऐसा नहीं है कि इसमें आप कोई भी रिजल्ट दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको जो भी कार्य करना है प्रत्यक्ष करना है, प्रत्यक्ष रूप में करना है और प्रमाण के साथ करना है। मैंने इसको पहले ही इसकी विशेषताओं में बताया है। ठीक है, ये मैकगुगन के अनुसार इसके 3 प्रकार हैं। सर्वजनीय परिकल्पना, अस्तित्व परक परिकल्पना और तीसरा सीमित परिकल्पना। अब कर्लिंगर महोदय के अनुसार देख लीजिए, कर्लिंगर महोदय के अनुसार आप देख लीजिए कि ये कितने प्रकार की होती है। कर्लिंगर महोदय के अनुसार पहली है आपकी सरल परिकल्पना। सरल परिकल्पना, अब सरल परिकल्पना क्या होती है? जो सरल संबंध को दर्शाती है। जैसे आप कोई ऐसा अनुमान जिनमें दोनों शब्द, दोनों चरों, दोनों वेरिएबल के बीच में एक संबंध हो, दोनों चरों के बीच में एक सार्थक संबंध हो। सार्थक कैसे? जैसे किसी को प्रोत्साहन देने से उसके कार्य की उन्नति बढ़ जाती है। जैसे हम किसी को
प्रोत्साहित करते हैं, आपको कहा जाता है कि किसी को मोटिवेट करो या प्रोत्साहित करो तो उसकी क्या कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है और ऐसा होता है। तो इन दोनों के बीच में संतुष्टि का स्तर बढ़ता है ना, इन दोनों के बीच में जो है वो संबंध दिखाई देता है। फिर है आपकी अंतर परिकल्पना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सर्वजनीय परिकल्पना क्या है, जिसका नियम सबके लिए एक सामान्य है। अस्तित्व परक, जिसमें एक ही तरह के अध्ययन होते हैं और एक इकाई से एक निश्चित परिणाम प्राप्त होता है, वो आपका अस्तित्व परक है। अब ये अंतर परिकल्पना, ये जो दो चरों के मध्य अंतर को दर्शाती है, दो चरों के मध्य अध्ययन को, अंतर को कैसे, जैसे आप दो क्षेत्रों को ले लेते हैं, आपने दो क्षेत्र ले लिया, ठीक है, आप उन दोनों क्षेत्रों पर शोध करिए, रिसर्च करिए, एक हाइपोथेसिस बनाइए। एक क्षेत्र में आप देखिए किस चीज का अभाव है और वहां पर लोगों की मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या है, दूसरे क्षेत्र में क्या है। जैसे हम देखते हैं कि जिसमें अभी, जहां पर जिस क्षेत्र में अभी जो विकास नहीं है, जैसे मान लो आदिवासियों का क्षेत्र, आप वहां पर अगर जाते हैं तो आपका क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो वहां आदिवासी क्षेत्र के बच्चे थे उनकी अपेक्षा जो गैर आदिवासी क्षेत्र के या जो नगरीय या ग्रामीण या ऐसे अंचल के बच्चे हैं, उनके मानसिक विकास का स्तर अधिक अच्छा था, ठीक है, या उसमें सृजनात्मकता अधिक थी, सृजनात्मकता अधिक थी, क्योंकि उसके पास वैसी वस्तुएं हैं, वो सृजन कर सकता है, वो बना सकता है, वो उस पर कार्य कर सकता है। तो ये दो चरों के मध्य अंतर को दर्शाती है। फिर आपकी आई शून्य परिकल्पना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। शून्य परिकल्पना क्या है, जब दो मध्यमानों के बीच, दो मध्यमानों के बीच अंतर शून्य हो, इसको H0 से इसीलिए प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो वह आपकी शून्य परिकल्पना कहलाती है, ठीक है, वह आपकी कैसी परिकल्पना कहलाती है, वह आपकी शून्य परिकल्पना कहलाती है। जर्मन भाषा का शब्द नल है, जर्मन भाषा का शब्द नल, जर्मन शब्द नल, नल मतलब क्या होता है, शून्य, ठीक, उससे इसको संबोधित किया गया। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है ये। शून्य परिकल्पना कई बार आई है, कई बार दिखाई दी है शून्य परिकल्पना, जिसका अर्थ है शून्य अंतर या मध्यमानों के मध्य जब अंतर शून्य हो तो वह शून्य परिकल्पना कहलाती है, ठीक, समझ में आ गया होगा। H0 से इसको संबोधित करते हैं। अब आ जाइए आप तात्विक, इन्हीं का है, कर्लिंगर का ही है, 1 2 3 4 और 5 कर्लिंगर ने ये वर्गीकरण बताया है या प्रकार बताया है। अब आप शून्य परिकल्पना के आगे आइए, शून्य परिकल्पना के आगे आइए, तात्विक, यह एक सामान्य परिकल्पना ही है, सामान्य परिकल्पना है जो दो या दो से अधिक चरों के संबंध को दर्शाती है अनुमानात्मक रूप में। इसमें भी अनुमान है, ओके, अनुमान है। और सांख्यिकी क्या है, यह भी एक सामान्य परिकल्पना है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंध को सांख्यिकी मतलब मात्रात्मक रूप में, ठीक है, सांख्यिकी रूप में दर्शाती है। ये भी अनुमानात्मक है, ओके, मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक, जिसमें सांख्यिकी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि परिकल्पना क्या है, इसके प्रकार क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बच्चों ने पूछा था, इसलिए मैं इसको शोध में फिर से पढ़ाई, ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा और अच्छा टॉपिक है। अब आज के आप लास्ट टॉपिक पर आ जाइए। अब आज के आप लास्ट टॉपिक पे आ जाइए।
परिकल्पना के स्रोत या आधार के आधार, किस आधार पर परिकल्पना का निर्माण होता है? कई आधार है, कुछ इंपॉर्टेंट आधार को मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, है कई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। जो आपको समझ में ना आए आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। क्या है पहला? व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, ठीक है। क्या है व्यक्तिगत अनुभव? क्या होता है व्यक्तिगत अनुभव? देखिए व्यक्तिगत अनुभव क्या है, सोचा कुछ आप लोग ने? देखिए हम सरल जीवन एक व्यतीत करते हैं, एक जीवन, उसमें बहुत सी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, ठीक है। बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत सी ऐसी विचारधाराएं आती, बहुत सी ऐसी संगत की चीजें मिल जाती, बहुत सी ऐसी चीजें परिवेश या वातावरण में दिखाई देती हैं जिन पर हम सोचने लगते हैं, तो ये व्यक्तिगत अनुभव है। और जब हम सोचते हैं तो वहीं पर हाइपोथेसिस का क्या है? पूर्व अनुमान करना। हाइपोथेसिस का निर्माण करने के लिए हम सोच लेते हैं। पूर्व अनुसंधान, जो पहले अनुसंधान हुए हैं, जो पहले अनुसंधान हुए हैं, ठीक है, जब हम उनको देखते हैं तो उससे हम आइडिया लगाते हैं कि इसमें हम आगे और क्या कर सकते हैं, क्या इस पर कुछ और किया जा सकता है, तो वहां भी हाइपोथेसिस का निर्माण होता है। अनुसंधान सार, जब हम कोई अनुसंधान करते हैं और उसका सारांश देखते हैं, उसका सारांश देखते हैं कि इसका सारांश क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकला है, इसके बारे में क्या कहा गया है, तो उसके आधार पर भी हम एक पूर्व अनुमान लगा लेते हैं या एक पूर्व कथन कर लेते हैं और इसी से हाइपोथेसिस का निर्माण होता है। ये मैंने पहले ही बताया। उससे संबंधित पत्रिकाएं इसके आधार है, जिसके आधार पर हम हाइपोथेसिस का निर्माण कर रहे हैं। पत्रिकाएं, जब लेख पढ़ते हैं, पत्रिकाएं, पुस्तकें, ठीक है, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड सिद्धांत जो होते हैं, संगत सिद्धांत, देखिए नोट कर लीजिएगा। व्यक्तिगत अनुभव जो हमारे जीवन के अनुभव है जिससे हम गुजर रहे हैं, ठीक है। पूर्व अनुसंधान, जो पहले से अनुसंधान हुए हैं, जब उसको हम लेकर चलते हैं। अनुसंधान सार, किसी खोज को या शोध को हम पढ़ते हैं, उसका जो सारांश है, उसका जो निष्कर्ष है, कोई भी वो चीज जब हम देखते हैं तो उस पर हम आगे कार्य करने के लिए, आगे क्रियाकलाप करने के लिए सोचते हैं। पत्रिकाएं, उससे रिलेटेड जब पत्रिकाएं हम देखते हैं, मैगजीन, तो उसमें भी देखिए जब व्यक्ति कुछ करता रहता है, देखता रहता है, तो उसके माइंड में नई नई चीजें आती रहती है, नई नई खोजों के लिए जो व्यक्ति करना चाहेगा। शोध उसी के लिए है जो करना चाहे, नहीं तो सभी शोधार्थी हो जाए। करता तो सब है, सोचता तो सब है, पूर्व कथन सबके पास होता है, पूर्व अनुमान सबके पास है, लेकिन एक अच्छी हाइपोथेसिस का निर्माण करके वहां तक पहुंचना एक अच्छी बात है, एक अच्छी प्रक्रिया है। और ये कर लेने के लिए ये सब आधार है इसके, ठीक है। पत्रिकाएं, उससे रिलेटेड पत्रिकाओं को पढ़ना, मैगजीन को पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना, ठीक है। संगत सिद्धांत, अनुसंधान से रिलेटेड जो सिद्धांत है उनको, सिद्धांतों को जानना कि किस सिद्धांत के आधार पर अनुसंधान, ये हाइपोथेसिस आपका कार्य कर रहा है, कैसा हाइपोथेसिस होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया, परीक्षणीय हो, प्रमाणीय हो, अनुमानित हो, ठीक है, विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता के बीच की कड़ी हो, भविष्यवाणी हो, यह सब चीज जितने सिद्धांत हैं यह इस पे लागू हो रहे हो। अनुरूपता, देखिए अनुरूपता क्या है? अनुरूपता क्या है? जो पहले हो चुके हैं, ये भी मैंने बताया है कि एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। जो सिद्धांत पहले हो चुके हैं उनसे उनमें अनुरूपता देखने को दिखाई दे, दोनों में संगत या अनुरूपता, जैसे जिसके आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं उसको आप बिल्कुल से पीछे छोड़ दीजिए तो आपकी हाइपोथेसिस अच्छी नहीं बन पाएगी। तो अनुरूपता भी होनी चाहिए, इतना आप नोट कर लीजिए। व्यक्तिगत अनुभव, पूर्व अनुसंधान, अनुसंधान सार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, संगत सिद्धांत और अनुरूपता। अब आगे आ जाइए, सांस्कृतिक घटक। सांस्कृतिक घटक जो हमारे बीच में जो संस्कृति है, समाज है, यहाँ पर जो घटक कार्य करते हैं, जो कारक कार्य करते हैं, ये हमको प्रेरणा देते हैं कुछ सोचने के लिए, कुछ अनुमान लगाने के लिए, पूर्व कथन के लिए, और उसके आधार पर भी हाइपोथेसिस का निर्माण होता है, ठीक है। फिर रुचि, सबसे बड़ी चीज मैंने अभी क्या कहा कि शोधार्थी तो सब है, लेकिन वहां तक ये शोध, ये परिकल्पना
शोध करना और एक अच्छे उसका निर्माण करना, रिजल्ट का निर्माण करना, ये सबके बस की बात नहीं होती। जिसमें रुचि होगी वहां तक पहुंचने का सामर्थ्य होगा। देखिए ये भी एक है आदर, सामर्थ्य होगा वही वहां तक पहुंच सकता है, सब लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। फिर है ज्ञान में रिक्त, ठीक। जब आप कोई भी आप विषय वस्तु देख रहे हैं, जैसे आपने पत्रिकाएं देखी, पुस्तक देखी, जब आपको बारे में कोई अनुसंधान आप हाइपोथेसिस करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, तो आप उसके बारे में ज्ञान खोजेंगे। व्यक्ति जिज्ञासु है ना, ज्ञान खोजेगा और वहीं पर एक अच्छे हाइपोथेसिस का निर्माण होगा। निर्देशन परामर्श, जो आपके विशेष सलाहकार होते हैं, आपके टीचर होते हैं, आपके गाइड होते हैं, जिनके निर्देशन में आप कर रहे हैं, उनका परामर्श और निर्देशन भी बहुत बड़ा सहायक तत्व है, ठीक है। ये सब इसके आधार है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हाइपोथेसिस एक बार रिपीट करते हैं थोड़ा सा। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस किसी भी शोध, अनुसंधान या समस्या के पूर्व किए जाने वाला एक पूर्व अनुमान है, पूर्व कथन है, जिसके लिए हम एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं, जिस पर हम क्रियान्वयन करते हैं। क्रियान्वयन अगर सार्थक है, सही है, तो यह क्या होता है, ये हमारी स्वीकृत होती है। अन्यथा हमको अस्वीकृत के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट दोनों तरह होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि ये मतलब ये क्या है, पूर्व अनुमानित तो होनी ही चाहिए, इसमें विश्वसनीयता हो, इसमें ऐसा कार्य किया जाए कि जो रिजल्ट है उन दोनों में रिलेशन हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई पुरानी जो है रिसर्च या शोध उठाई और उससे आप नई परिकल्पना का निर्माण कर रहे हैं, वो उससे बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है, उससे उसका लिंक नहीं है, तो आप कभी भी एक अच्छे हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसके जो आधार हैं, जिसके आधार पर ये कार्य करती है, उसमें व्यक्तिगत अनुभव, पूर्व अनुसंधान, अनुसंधान सार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, संगत सिद्धांत, अनुरूपता, सांस्कृतिक घटक, रुचि, सामर्थ्य, ज्ञान में रिक्त, निर्देशन और परामर्श, यह सब इसके सहायक सामग्री है। इसका वर्गी, इसके प्रकार भी मैंने बता दिया, कलिंगर के अनुसार और मैकगुगन के अनुसार, जिसमें आपने उसके प्रकार को भी पढ़ा। बच्चों पढ़ते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझ में ना आया हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।